हेलो। तो लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसको हम लास्ट क्लास में डिस्कस करना भूल गए, और एक दो बच्चों ने सिर्फ मुझसे डाउट में पूछा कि सर आपने वो क्वेश्चन कराया नहीं, बाकी बच्चों ने पता नहीं कर लिया या नहीं कर रहे। लेकिन लास्ट टू लास्ट क्लास की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन ये था कि क्या एक अनचार्ज बॉडी एक चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट या रिपेल हो सकती है। क्योंकि हम ये तो जानते हैं सब कि चार्ज बॉडी से अट्रैक्ट या रिपेल होती है, लेकिन क्या चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी से अट्रैक्ट या रिपेल हो सकती है कि नहीं, ये हमारा सवाल था। तो उसका आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उसका आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, इसको ज़रा समझेंगे बेटा। लेट अस सपोज आपके पास एक चार्ज्ड रॉड है, कोई पॉजिटिव चार्ज्ड रॉड है कोई, और उसके सामने एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। न्यूट्रल मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, बेटा सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे ही ना। ठीक है जी। तो ये एक चार्ज्ड बॉडी है जैसा कि आपको दिख रहा है, और ये एक अनचार्ज्ड बॉडी है क्योंकि इसके ऊपर अभी फिलहाल कोई चार्ज नहीं है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। जब इसको इसके पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये जो रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है ये इस चीज़ के कुछ भी है, जैसे कि मान लेते हैं हम, ये हमारा स्केल है। हम सब ने बचपन में, मैंने बताया था आपको लास्ट बार भी कि एक चीज़ की है, वो है कि हम एक स्केल को अपने बालों में रब करके कागज़ को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये वही वाला फिनोमिना है बेटा। लेट से जब हमने स्केल को अपने बालों पे रब किया लेटर से ना, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये कागज़ है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब इसको इसके पास लेके आए तो इसके पॉजिटिव चार्ज ने इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दिया, बिकॉज पॉजिटिव को रिपेल करता है। जरा गौर फरमाइएगा, अभी भी ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ही है, बिकॉज जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है इसके ऊपर। लेकिन इस तरफ इसके नेगेटिव आ गया, उस तरफ उसके पॉजिटिव चला गया, जिसकी वजह से ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या एक अनचार्ज बॉडी एक चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। द फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, लिख लेंगे। मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन अ बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल चार्ज्ड बॉडी। Movement of charges in a body due to the presence of any external charged body is called electrostatic induction। और इसी फिनोमिना, और नीचे डायग्राम बनाना है, और इसी फिनोमिना से एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज्ड बॉडी की तरफ अट्रैक्ट या रिपेल हो सकती है। तो मैं यहाँ पे नोट का पॉइंट लिख देता हूँ। दिस प्रोसेस एक्सप्लेन्स how uncharged bodies get attracted towards charged bodies। ठीक है ना। इस प्रोसेस से हम रिपेल नहीं हो सकते ऑब्वियसली, बिकॉज जब इंडक्शन होगा तो ऑपोजिट चार्जेस ही इस तरफ आएंगे, तो इसमें रिपल्शन कभी नहीं होगी। एक चार्ज बॉडी को ही रिपेल कर सकती है, एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को भी रिपेल नहीं कर सकती है, सिर्फ अट्रैक्ट ही कर सकती है। ठीक है बेटा, ये हमारा लास्ट टू लास्ट क्लास का होमवर्क था जो हमने डिस्कस नहीं किया था लास्ट क्लास में। सॉरी, मैं भूल गया था। वापस से अपनी नॉर्मल स्केड्यूल पे आएंगे बेटा। तो आई होप आपको याद होगा, हम सब ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होती है उसको निकालने का एक लॉ पढ़ा था, कूलम्स लॉ। सबको कूलम्स लॉ याद होगा।
आज हम लोग कूलम्स लॉ को ही आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पे हमने लास्ट समय पढ़ाई छोड़ी थी उसके आगे ही आपको यहाँ पे आज शुरू करना है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, मैं कूलम्स लॉ आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, जिसको नहीं याद प्लीज़ लास्ट वीडियो को रिवाइज करेगा। हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ के हिसाब से फोर्स का फॉर्मूला होता है K(Q1 Q2) अपॉन में R²। ये कूलम्स लॉ था। दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच में अगर हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालनी हो तो ये Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्ज था, डिवाइड बाय R का स्क्वायर, मतलब उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। हमने लास्ट में पढ़ लिया। आज आपको याद होगा बताया था कि K को भी हम लोग और फर्दर ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज K के बारे में। हमने पढ़ा था कि K का कुछ नाम है, इसकी कुछ वैल्यू है वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए, लेकिन बेटा K को हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हैं, और एक्सपैंड करने पे इसकी वैल्यू आती है K = 1/4πε। अगर फ्री स्पेस में है तो एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे। दोबारा बोलूँगा, K = 1/4πε0। अब ये K क्या है? कांस्टेंट। ऐसे ही एप्सिलॉन नॉट भी क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है बेटा, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। ये भी ऑब्वियसली मीडियम डिपेंडेंट होती है, मीडियम डिपेंडेंट। ये भी क्या होती है? मीडियम डिपेंडेंट। जैसे कि K भी मीडियम, ऑब्वियसली यार ये 4 तो 4 ही है, पाई अपना वही कांस्टेंट 3.1422/7 कुछ भी कह लो। तो अगर ये सब कांस्टेंट है और K कांस्टेंट था एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए, तो एप्सिलॉन नॉट भी क्या हो गया? कांस्टेंट। K अगर मीडियम पे डिपेंड करता था तो एप्सिलॉन नॉट पे किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम पे। कुछ नहीं है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। आप K की जगह ये लिख भी सकते हो, आप सिर्फ K लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो अगर आप K की जगह ये लिखोगे तो फिर हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? K की बजाय 1/4πε0 अगर मैं लिखता हूँ तो Q1 Q2 अपॉन में R² आ जाएगा बेटा। अच्छा, अब अगर मैं ये वाला काम तो हमने किसके लिए किया? फॉर वैक्यूम। अगर मैं बात करूं किसी और मीडियम के लिए तो 1/4πε0 की बजाय सिर्फ क्या लिखा जाएगा? एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट करता है कि मैं वैक्यूम में हूं। वैक्यूम का मतलब है कि मैं फ्री स्पेस में हूं। अगर मैं किसी और मीडियम में हूं तो एप्सिलॉन नॉट की बजाय एप्सिलॉन आ जाएगा। तो 1/4πε Q1 Q2 R²। ये आ गया फॉर एनी अदर मीडियम। फ्री स्पेस में हूं तो एप्सिलॉन नॉट लिख देना, सिंबल है बस, और किसी और मीडियम में हूं तो एप्सिलॉन लिख देना, उसके लिए एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, याद होगा हमने K की वैल्यू पढ़ी थी जो कि फ्री स्पेस के लिए कितनी थी? 9 × 10⁹ तो फॉर फ्री स्पेस K की वैल्यू अगर आपको याद हो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 थी। ऐसे ही फॉर फ्री स्पेस अगर मैं बात करूं एप्सिलॉन नॉट की, आई होप अगर K 9 × 10⁹ है तो उसको 4π से मल्टीप्लाई करके अगर हम उल्टा कर दें तो ऑब्वियसली एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आ जाएगी 8.85 × 10⁻⁻12। कितनी आ जाएगी? K की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹ 4 की वैल्यू है 4, पाई के 3.14। इससे हम किसके लिए निकाल सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट की, जो कि आप निकाल लेना। कितनी आ जाएगी? 8.85 × 10⁻12। अच्छा, अब सोचो K और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर यानी उल्टे हैं, इन्वर्सली हैं। तो जो भी K की यूनिट होती है उसके उल्टी हो जाती है यूनिट किसकी? एप्सिलॉन नॉट की। तो K की यूनिट क्या आती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, तो इसकी क्या हो जाएगी? न्यूटन -1, मीटर ऊपर स्क्वायर तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, और कूलम क्या -2 तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि फ्री स्पेस में K की वैल्यू क्या है तो 9 × 10⁹ है, और अगर कोई पूछे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है तो 8.85 10⁻12 है। सर क्या हमें दोनों वैल्यूज याद करनी है? हाँ जी, न्यूमेरिकल्स में दोनों वैल्यूज हमारे काम आएंगी। अब हम जल्दी से NCERT के 2 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करेंगे कूलम्स लॉ के ऊपर। बेटा कूलम्स लॉ के ऊपर कोई मुश्किल न्यूमेरिकल्स नहीं है,
हैं वो हम इस चैप्टर के एंड में भी करेंगे। अभी बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि इस टॉपिक को समझा सके। जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और इतना नोट करेंगे जल्दी से। तो हमारे सामने ये दो न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी के ही ये न्यूमेरिकल हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज या थोड़े से मैंने वैल्यूज चेंज कर दिए हैं ताकि मैं आपको वो होमवर्क दे सकूँ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस, जो कि 2 पॉइंट चार्ज है हमारे पास, एक 2 कूलम का है और एक -5 कूलम का है, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 0.1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन फ्री स्पेस, आपको उनके बीच में फोर्स निकालनी है फ्री स्पेस में क्या होगी। तो पहले गिवन लिख लेते हैं, Q1 किसी भी एक को मान लो, लेट से 2 कूलम को मैंने Q1 मान लिया और Q2 मान लिया मैंने -5 कूलम को। अच्छा, अब उनके बीच में डिस्टेंस है 0.1 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर पसंद है आपको? नहीं, क्योंकि ऐसा यूनिटी नहीं है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.1 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 0.001 मीटर आ जाएगा, या कह लो 10 की पावर -3 मीटर आ जाएगा। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन में R²। आप चाहें तो फॉर्मूला क्या भी लगा सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। मैं K से काम कर रहा हूँ, आसान है। K की वैल्यू 9 इंटू में 10 की पावर 9। मैंने ये क्यों ली, क्योंकि बेटा हम कहाँ खड़े हुए हैं, फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस में K की वैल्यू ये होती है। Q1 कितना हमारे पास 2 कूलम, Q2 कितना हमारे पास -5 कूलम, अपॉन में R कितना है 10 की पावर -3। तो 9 इंटू में 10 की पावर 9 आ गया, 5 इंटू में 2 कितना आ गया -10, और 10 की पावर -3 है। तो ये 10 की पावर -3 है, ऊपर जाके 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 9 इंटू में 10 की पावर माइनस ले लो यहाँ पे, ये 10 की पावर कितना हो गया 9, और ये 10, और ऊपर जाके ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 की पावर 13 न्यूटन आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, ये माइनस साइन का मतलब ये है कि एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है, तो इसका मतलब फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होगी। क्यों होगी अट्रैक्टिव? क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, और फोर्स माइनस में आने का मतलब है फोर्स अट्रैक्टिव होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है यार, ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आएंगे, आएंगे तो 1 मार्क में आ जाएंगे, जो कि आपको पता है। अब जो MCQ आते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में, तो 1 मार्क में आ जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहे हैं हमारे पास एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के चारों साइड पे कुछ चार्ज बैठे हुए हैं, 10 कूलम -5 कूलम, 10 कूलम -5 कूलम। उसके बीच में सेंटर में एक चार्ज बैठा हुआ है 1 कूलम का। आपको उस 1 कूलम के चार्ज पे नेट फोर्स को कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले अगर आप समझदार हो तो आप इस क्वेश्चन को देख के समझ गए होंगे कि इस 1 कूलम के चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी 0 न्यूटन। क्यों 0 न्यूटन क्यों लगेगी बेटा? सोचो, ये कौन 10 कूलम इसको अट्रैक्ट करेगा, ये कौन 10 कूलम ये इसको इधर अट्रैक्ट, सॉरी ये 10 कूलम है, ये इसको रिपेल करेगा, ये क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी 10 कूलम है, ये और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा रिपेल। दोनों सेम चार्ज हैं और दोनों इसको क्या करेंगे रिपेल, तो क्या फोर्स कैंसिल आउट नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। ऐसे ही ये -5 कूलम है, ये 1 कूलम है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये -5 कूलम है, ये 1 कूलम है, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट, और दोनों सेम चार्ज हैं, सेम डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता है और आपको MCQ के फॉर्म में आता है, या सिर्फ आपसे आंसर पूछा होता है, तो आपको सीधा लिख देना है 0, क्योंकि सिमेट्री है, नेट फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर लेट से हमें ये थोड़ा शो करके दिखाना हो, तो हम इस डायग्राम को दोबारा बना के इसको A, B, C और D मान लेंगे। आई होप आपको पता हो, इसके सेंटर्स में यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो हर तरफ इक्वल होगा, तो मैं इस डिस्टेंस को L मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो आप, L मान लिया मैंने। तो फोर्स A वाले पे कितनी होगी? A वाले पे फोर्स कितनी होगी? फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R²। तो K Q1 है 10, Q2 है 1, और इनके बीच में डिस्टेंस है L²। तो फोर्स A पे कितनी आ जाएगी 10K L²। सिमिलरली अगर A वाले पे 10K L² आई है, तो C वाले पे भी 10K L² आएगी। कॉमन सेंस। और ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट पे बाद में आएंगे हम। ऑल्सो फोर्स ऑन B
फॉर्मूला के Q1 जो कि -5 है, Q2 जो कि 1 है, अपॉन में L²। तो फोर्स B वाले पे कितनी आ गई? -5 k L²। सिमिलरली फोर्स C वाले पे भी कितनी होगी? -5 k L², क्योंकि वो भी एकदम सेम कंडीशन में प्रेजेंट है। अच्छा, एज फोर्स A एंड फोर्स C आर इक्वल एंड अपोजिट। क्यों? ये A और C मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल ही हैं और ये ऑपोजिट भी हैं। ऑल्सो फोर्स B ये वाली फोर्स D थी, सॉरी D थी। ऑल्सो फोर्स B और फोर्स D भी इक्वल और अपोजिट है। तो ये दोनों अगर इक्वल और अपोजिट, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो जो नेट फोर्स आ जाएगी सेंटर वाले चार्ज पे, वो कितनी आ जाएगी? 0 न्यूटन, क्योंकि सारे के सारे ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसे कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। यानी इस वाली फोर्स ने इसको कैंसिल कर दिया, इस वाले ने इसे कैंसिल कर दिया। नेट फोर्स कितने आ गए? 0। 1 मार्क में आया, सीधा 0 लिख दो। ज़्यादा 2 मार्क में आया, 3 मार्क्स में आया, तो फिर आपको ये एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और इतना नोट करेंगे। हाँ जी, तो हमने कूलम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल किए। मैं आपको 2, 3, 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के होमवर्क में भी दूंगा, आपको वो घर से करने होंगे, आपको व्हाट्सएप पे होमवर्क आ जाएगा। लेकिन अब क्या? अब हमें, अच्छा, कूलम्स लॉ के ऊपर हम और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है भाई। जब चैप्टर खत्म होगा एक्सरसाइज पे आएंगे। देखो अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अभी बहुत मुश्किल है। अगर मैं एक ही क्लास में 5-5, 10-10 न्यूमेरिकल करा दूंगा तो पूरी एक क्लास न्यूमेरिकल में चली जाएगी बेटा। आप इस बात को समझें। लेकिन चैप्टर ख़त्म होते ही, अगर जब तक लॉकडाउन खुल जाता है हम लाइव मिलेंगे, तो हम उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल्स ही करते हैं भाई। जो पुराने बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनको पता है पूरी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल प्रॉपर तरीके से करने वाले हैं, उसकी टेंशन प्लीज़ ना लें। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये इस एक्सरसाइज, ये इस चैप्टर का थ्योरी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चार्ज और मास में हमें डिफरेंस पढ़ना है। थ्योरी में 1-2 नंबर का एग्जाम में आ जाता है। तो पहला डिफरेंस, चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और चार्ज जीरो भी हो सकता है, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपको पता होगा मास हमेशा पॉजिटिव रहता है, मास कभी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड, इसका मतलब है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये स्ट्रिक्ट है। लेकिन मास इज नॉट स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड, इसका मतलब क्या है बेटा? मास कंजर्व्ड स्ट्रिक्टली नहीं है। हालांकि हमने लॉ पढ़ा हुआ है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन आपको याद होगा हमने 11 में पढ़ा था आइंस्टाइन जी के हिसाब से कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी मास कंजर्व तो है लेकिन वो कभी कभार एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो स्ट्रिक्टली कंजर्व नहीं है। इसका मतलब ये है चार्ज्ड बॉडी ऑलवेज हैज सम मास, चार्ज बॉडी के पास हमेशा कुछ ना कुछ मास जरूर होगा, क्योंकि चार्ज किसकी वजह से आता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था व्हाट्सएप पे कि सर चार्ज्ड बॉडी के पास हमेशा मास होगा ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आता है। तो आंसर था हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि चार्ज आता किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से, और इलेक्ट्रॉन्स पे हमेशा कोई ना कोई चार्ज, कोई ना कोई मास जरूर होता है। ऑब्वियस बात आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू में 10⁻31 kg। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज वाली बॉडी पे हमेशा मास होगा ही होगा, लेकिन मास वाली बॉडी पे चार्ज हो ये जरूरी नहीं है। अब एक ये भी मार्कर है, इसके पास मास है लेकिन चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है मतलब टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज टोटल जीरो हो गया, तो टोटल चार्ज जीरो है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, हम पढ़ चुके हैं, यानी कि ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन मास क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ज़्यादा चीज़ लोगे तो उसका मास ज़्यादा होगा। तो चार्ज एक कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। बेटा फिफ्थ पॉइंट जिसे बच्चों को कन्फ्यूजन आ रही है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब दोबारा रिवाइज करेंगे, लास्ट वीडियो में पढ़ा था। क्वांटाइज्ड का मतलब चार्ज मल्टीपल है। चार्ज किसका मल्टीपल है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। जब भी कोई चीज़ किसी का मल्टीपल होती है तो वो बोलते हैं हम उसको, वो क्वांटाइज्ड है। जैसे ये बोर्ड है, इसका मास क्या है? मल्टीपल है या कॉन्टिन्यूस है?
तो आंसर है कॉन्टिन्यूस है, हर तरफ से कॉन्टिन्यूस है। हम ये नहीं बोल सकते इतने हिस्से को इससे मल्टीप्लाई करो, ऐसे कैसे, ये तो कॉन्टिन्यूस है, ये तोल के ही निकालना पड़ेगा। लेकिन चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। अगर हमें इतना पता चल जाए कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, लेकिन मास क्वांटाइज्ड हो ऐसा अभी तक ये नहीं खोजा गया है। तो मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, मास क्वांटाइज नहीं होता बल्कि ये कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस है। एग्जाम में 1-2 नंबर में इसके बीच में डिफरेंस आ जाता है। वीडियो को पॉज करेंगे और जल्दी से इसको नोट करेंगे। तो चार्ज और मास में डिफरेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमने 11th में पढ़ी है, और कूलम्स फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब चार्ज के बीच में फोर्स। इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या इनमें कॉमन है और क्या क्या इनमें बहुत अलग है। मैं इनको यहाँ पे आपको सिर्फ बताऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क है। बेसिकली आपको इसको बहुत प्रॉपर तरीके से लिखना है। मैं आपको समझा रहा हूँ इनमें डिफरेंसेस क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या है, आपको इन्हें प्रॉपर तरीके से लिखना है और फिर मुझे भेजना भी है बेटा व्हाट्सएप पे। ये होमवर्क है आपका, ध्यान रहे। तो सिमिलैरिटी, पहली सिमिलैरिटी क्या है? अच्छा, मैं इनमें सिमिलैरिटी और डिफरेंस बताने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला कैसे आपस में मैच करता है। याद करें, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता था G इंटू में m1 इंटू में m2 अपॉन में r², और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का तो हमने पढ़ा है अभी K Q1 इंटू में Q2 अपॉन में r², है ना। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए दोनों, तभी आप इनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंस कर पाओगे। तो पहली सिमिलैरिटी, दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, यानी दोनों में जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इनवर्स स्क्वायर लॉ दोनों के दोनों फॉलो करते हैं, यानी दोनों के बीच में जो फोर्स है वो चार्ज हो चाहे मास हो, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सेकेंड, दोनों फोर्सेस वैक्यूम ऑपरेटेड फोर्सेस हैं, यानी दोनों फोर्सेस वैक्यूम में भी लग सकती हैं। इनको मीडियम हो चाहे ना हो, ये वैक्यूम में भी लग सकते हैं। मीडियम में तो लगी जाएंगी दोनों फोर्स, लेकिन ये वैक्यूम में भी फोर्स एग्जर्ट हो जाती हैं, लग जाती हैं। दोनों फोर्सेस सेंट्रल हैं। सेंट्रल का मतलब दोनों फोर्सेस सेंटर से लगती हैं, मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो दोनों के मास के सेंटर से लगती है, और अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं तो दोनों चार्जेस के सेंटर से लगती है। तो दोनों फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस हैं। दोनों फोर्सेस लॉन्ग रेंज फोर्सेस भी हैं, मतलब दोनों फोर्सेस इनफाइनाइट तक एक दूसरे पर एग्जर्ट कर सकती हैं। आपको ये तो पता ही है, जैसे कि सन खरबों किलोमीटर, कितने किलोमीटर, मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर दूर चीज़ों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऐसे चार्ज भी इनफाइनाइट रेंज तक एग्जर्ट करते हैं, बहुत दूर तक एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल कर सकते हैं। और फिफ्थ सिमिलैरिटी है बेटा, दोनों के दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। 11th क्लास याद करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस याद होगा आपको, ऐसी फोर्सेस जिसके अगेंस्ट काम करो तो वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर ले। आप सब ग्रेविटेशनल फोर्स तो जानते ही हैं, इसके अगेंस्ट काम करोगे छोड़ोगे तो ये ग्रेविटेशनल एनर्जी में स्टोर कर लेगा। और ऑब्वियसली चार्ज के साथ भी है, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास लाओगे तो क्या होगा, छोड़ने पे वो दूर भाग जाएंगे। इसका मतलब आपके द्वारा किया गया वर्क स्टोर हो रहा है। हालांकि इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में पढ़ेंगे भी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर। लेकिन इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती हैं, दोनों वैक्यूम में भी लग सकती हैं, दोनों सेंट्रल फोर्स हो सेंटर से लगेंगी, दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स लंबे दूरी तक लगती हैं, और दोनों फोर्सेस क्या हैं, कंजर्वेटिव है, मतलब इनके अगेंस्ट अगर काम करेंगे तो ये स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से आंसर नहीं लिखना है, प्रॉपर तरीके से आंसर लिखना है मुझे। मैंने अभी आपको सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, प्रॉपर तरीके से आंसर लिख के देना है मुझे आपको। ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब फोर्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पहला, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है कि नहीं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव रहती है। बोलो बेटा, ये तो पता है आपको।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही रहती है। ये आप जानते हो, ढंग से लिखना है, मैं आपको बस बता रहा हूँ अभी ऐसे लिखना है। अच्छा, सेकेंड बेटा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम डिपेंडेंट है कि नहीं, यानी कि आपको याद होगा इसके फॉर्मूले में जो k आता है उसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है। जैसे कि फ्री स्पेस के लिए 9 × 10⁹, तो मीडियम चेंज होने पे वो वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये मीडियम इंडिपेंडेंट है। आपको सबको पता है कि इसका जो फॉर्मूला है Gm1m2/r², जो G है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। पूरे ब्रह्मांड में घूम लो, G की वैल्यू सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। और थर्ड पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर, ऑब्वियसली बात है। और ये जो फोर्स है वो वीकर है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है किसके सामने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने। 11th क्लास का अगर आपको फर्स्ट चैप्टर याद है तो फिजिकल वर्ल्ड फिजिक्स का तो याद होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 1 है तो ये 10⁻36 है। इनकी जो फोर्स का रेशियो होता है वो 10⁻36:1 होता है। अब आप हिसाब लगा लो, अगर ये 1 न्यूटन है तो 10⁻36 न्यूटन है। ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तीसरा डिफरेंस आता है, और यही 3 डिफरेंस इसके अंदर हैं। तो क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं किसके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में, ये प्रॉपर तरीके से आपको मुझे लिख के भेजना है। मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है बेटा। कोई पॉइंट ना समझ में आया हो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं दोबारा समझा दूंगा। और ये हमारा तो 2 होमवर्क में आपके लिए, एक तो होमवर्क ये मिल गया आपके लिए बेटा, है ना, और एक होमवर्क क्या मिल गया आपको, जो मैं आपको व्हाट्सएप पे कूलम्स के ऊपर न्यूमेरिकल भेजूंगा। प्लीज़ इतना पढ़ेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस हमने पढ़ लिया, अगली वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बाद फील्ड। एक टॉपिक और पढ़ना है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। थैंक यू सो मच।